वेलकम टू एऑन आईएएस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इवोल्यूशन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाते हैं तो आपको पता चलेगा एक सिग्निफिकेंट राइज हमको देखने को मिलती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, विच वी विल सी इन द ट्रेंड एनालिसिस। थोड़ा सा रिसोर्स ट्रैकिंग करेंगे कि कौन सी रिसोर्सेस हमको पढ़नी चाहिए, और हम हमारा आज का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे और एंड में हम देखेंगे उसी टॉपिक के ऊपर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर ट्रेंड एनालिसिस की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017 से क्वेश्चंस को मैप किया है। तो 2017 में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफी से। अब आगे बढ़ते बढ़ते 2023 तक ये नंबर 16 तक चला गया और प्रीवियसली 18 क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में और 14 क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 में। इसका सिंपल मतलब ये है कि देयर इज इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ ज्योग्राफी। अगर आप ज्योग्राफी को कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो आपको काफी अच्छा आउटपुट ज्योग्राफी दे सकता है आपके प्रीलिम्स में और आपको मेंस लिखने का चांस मिल सकता है। अब ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ने के लिए रिसोर्सेस, ये कुछ रिसोर्सेस हम मेंशन करते हैं। एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11 2 किताबें हैं, एक तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया एनवायरनमेंट। के बाद में क्लास 12 की ज्योग्राफी है जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर पूछा गया, वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडियाज ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसका जो डेटा है वो काफी पुराना है, तो आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ज्योग्राफी के जो रिसोर्सेस है वो थोड़े स्कैटर्ड हमको देखने को मिलते हैं। अब इस बुक के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन की है लेकिन काफी कंडेंस्ड फॉर्म में, बहुत ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इसमें चीजें हैं नहीं, तो उसको समझने के लिए हमको इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ती है या कुछ रेफरेंस बुक्स की हेल्प लेनी पड़ती है, या फिर यू कैन लर्न दैट फ्रॉम अ टीचर ऑल्सो। नाउ फॉर मैपिंग, एटलस इज द ओनली सोर्स यू कैन हैव। लेकिन ये सबको यूज करने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको सिलेबस को बिल्ड करना पड़ेगा। अब सिलेबस बिल्डिंग मतलब क्या कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, आपने उसमें देखा कि रिवर्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज पूछी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछी, कभी राइट बैंक पूछी, कभी पूछा कि कोई रिवर के पाथ कोर्स में लेक है या नहीं, कभी पूछ लिया कि कोई रिवर किसी लेक को फीड करती है या नहीं, कहीं से निकल रही है उसका सोर्स पूछ लिया, उसका माउथ पूछ लिया, कहाँ पे ड्रेन होती है, इंडियन ओशन में कितनी कौन सी ऊपर दी गई रिवर्स ड्रेन होती है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इससे हमको ये समझता है कि मैपिंग के लिए रिवर्स इंपॉर्टेंट है। अब आपका काम बनता है कि आपने रिवर्स को मैप कर लेना है, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स होंगी सबको मैप कर लेना है। इंडियन ओशन में ड्रेन होने वाली, अटलांटिक में ड्रेन होने वाली, पैसिफिक में ड्रेन होने वाली, कैस्पियन में ड्रेन होने वाली, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन, बाल्टिक सी, सारी रिवर्स को आपने मैप पे मार्क करके रखना है। अब ये सिर्फ आप वर्ल्ड के लिए नहीं, आप इंडिया के लिए भी इसी प्रकार से मैपिंग करोगे। अब मैपिंग सिर्फ रिवर की नहीं है, हमको क्वेश्चन पूछे गए हैं हिल्स के ऊपर आए हैं, माउंटेन रेंजेस के ऊपर आए हैं, तो ये सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो भी है उनको आप एटलस की हेल्प से मैप करें। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो प्रिपरेशन है ये थोड़ी सी स्कैटर्ड है। जब भी आप ज्योग्राफी प्रिपेयर करते हो आउटपुट बहुत अच्छा मिल सकता है, लेकिन थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है बिकॉज रिसोर्सेस एक जगह पे नहीं मिलते। अब इसके लिए या तो आप खुद मेहनत कर सकते हो या यू कैन फॉलो एनी चैनल, any teacher which will help you or who will help you to understand this whole syllabus at one place. और इसी चीज को समझते हुए एऑन आईएएस ने सीरीज स्टार्ट की है जहां पे हम आपको ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही सिंपल और इलिस्ट्रेटिव वे में पढ़ाएंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है इवोल्यूशन, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। So, if I ask you a question,
हमारा एटमॉस्फेयर आज कैसा है। आप बोलोगे उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इतने परसेंट ऑक्सीजन है, 21% ऑफ ऑक्सीजन, 78% ऑफ नाइट्रोजन, फ्यू अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेरिएबल गैस है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है, ये सारी चीजें आप मुझे। लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर पहले से ऐसा नहीं। उसमें शुरुआत में जब अर्थ बनी थी, आफ्टर द बिग बैंग थियरी, अर्थ जब बनी थी 4.8 बिलियन ईयर्स अगो, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था उसमें सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन ही था। उसको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। उस प्राइमोर्डियल स्टेज में हमारा एटमॉस्फेयर आज के एटमॉस्फेयर से काफी काफी डिफरेंट था। एटमॉस्फेयर वीकली रिड्यूसिंग था और उसके बाद में वो ऑक्सीडाइजिंग बना, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। अब ये जो एटमॉस्फेयर का चेंज है ये 3 स्टेजेस में हुआ। अर्थ का एटमॉस्फेयर प्राइमोर्डियल स्टेज से आज की स्टेज तक जो चेंजेस आए हैं, 3 स्टेजेस में ये चेंजेस आए हैं। वो क्या 3 स्टेजेस थी? तो सबसे पहली चीज थी लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। अब प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर में था हाइड्रोजन एंड हीलियम, और इस टाइम पे जो पूरी मतलब सिर्फ अर्थ का ही एटमॉस्फेयर लॉस नहीं हुआ था, बाकी जो प्लैनेट्स थे उनका भी एटमॉस्फेयर लॉस हुआ था। अब सेकेंड स्टेज में था डीगैसिंग, एंड फाइनली द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड। माइक्रोब्स जो थे, यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्होंने हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई किया। Now let us see one by one all these stages which helped in the evolution of atmosphere. अब जो पहला एटमॉस्फेयर था, अर्ली एटमॉस्फेयर, इट वाज हीलियम एंड हाइड्रोजन रिच, एंड दैट हीलियम एंड हाइड्रोजन गॉट स्ट्रिप्ड ऑफ। लेकिन क्यों स्ट्रिप्ड ऑफ हुआ? तो सबसे पहली चीज थी कि लो ग्रेविटेशनल बाइंडिंग। अर्थ जस्ट नई नई बनी थी, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग था नहीं, और हीलियम और हाइड्रोजन ये काफी हल्की गैसेस, तो अर्थ उसको पकड़ के रख नहीं पाई। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इंटेंस सोलर एक्टिविटी शुरू थी। हमारा जो सन था दैट वाज इन टी टाउरी फेज। यहाँ पर वो एमिट करता है काफी स्ट्रॉन्ग सोलर विंड्स एंड यूवी रेडिएशन, जिसकी वजह से हल्की गैसेस जो अर्थ अपने लो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पकड़ के नहीं रख पाई, सोलर विंड की वजह से वो पूरी की पूरी स्ट्रिप्ड ऑफ हो गई। लेकिन ये सिर्फ अर्थ के साथ नहीं हुआ, ये बाकी सारे प्लैनेट्स के साथ भी हुआ। अब उसके बाद एक चीज थी कि एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक शील्ड। सोलर विंड डायरेक्टली इंटरैक्ट करती, आज अगर हम देखते हैं अर्थ को, तो सोलर विंड हमारे एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर पाती क्योंकि हमारे पास मैग्नेटोस्फीयर है। अब उस टाइम पे अर्थ नई नई बनी थी तो मैग्नेटोस्फीयर था नहीं, उसकी वजह से डायरेक्ट इंटरैक्शन हो रहा था सोलर विंड्स का अर्थ का जो भी प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था उसके साथ। और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से आपका हीलियम और हाइड्रोजन स्ट्रिप ऑफ हो गया। तो ग्रेविटी लो, मतलब काफी लो ग्रेविटेशनल बाइंडिंग थी, सन वाज इन द टी टाउरी फेज एंड एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इनकी वजह से प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर जो था वो कंप्लीटली स्ट्रिप्ड ऑफ हो गया। अब डीगैसिंग की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर कैसे इवॉल्व हुआ? डीगैसिंग, जब अर्थ कूल हो रही थी, कूलिंग के दौरान गैस एंड वाटर वेपर वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ कूल हो रही थी, उस कूलिंग की वजह से गैस बाहर निकल रही थी। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीगैसिंग। दिस इज डीगैसिंग। अब डीगैसिंग से क्या हुआ कि ये जो भी सारी चीजें बाहर निकली है, तो ये कौन सी गैसेस थी? इट वाज नाइट्रोजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, और बहुत लिटिल मात्रा में आपका फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल था, बहुत कम। और वोल्केनिक इरप्शन जो हो रहे थे, दैट वाज एडिंग दिस वाटर वेपर टू द एटमॉस्फेयर। अब इससे हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस तो काफी अच्छी जमा हो गई थी, प्राइमोर्डियल हट गया था, राइट। अब इसके आगे क्या होता है? फर्दर कूलिंग होती है अर्थ की। अब फर्दर कूलिंग की वजह से क्या होता है कि ये जो वाटर वेपर है ये कंडेंस हो जाती है। कंडेंसेशन की वजह से प्रेसिपिटेशन होगा। अब प्रेसिपिटेशन जब होगी तो
जो आपका एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल गेट मिक्स्ड विद द रेन वाटर। और जैसे कि हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैस है, वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती है। तो अगर आपने उसको हटा दिया एटमॉस्फेयर से तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर की और ज्यादा कूलिंग होगी, और ज्यादा कूलिंग की वजह से और ज्यादा वाटर वेपर कंडेंस हो गई और ज्यादा बारिश होने। अब ये सारी जो बारिश थी, ये जो पानी था और के ऊपर बड़े बड़े डिप्रेशंस थे, गड्ढे थे, उन गड्ढों में ये पानी जमा होना स्टार्ट हो गया और वैसे इस कंडेंसेशन से हमको मिले हमारे ओशंस एंड दिस कंडेंसेशन गेव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ ओशंस। इस प्रकार बने हमारे ओशन। तो डीगैसिंग से सबसे पहले तो आपका एक एटमॉस्फेयर बना जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बहुत लिटिल क्वांटिटी में थी, अमोनिया था, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था और वाटर वेपर था। वाटर वेपर आपका वोल्केनिक इरप्शन से भी ऐड हो रहा था एंड वोल्केनिक इरप्शन से बाकी सारे गैसेस भी ऐड होते जा रहे थे। और फिर कंडेंसेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड विद द प्रेसिपिटेशन एंड अगेन इट कंडेंस्ड इवन मोर, और ज्यादा बारिश होने लगी। ठीक है, और हमारे इस प्रकार ओशंस बन के रेडी हो। मूविंग अहेड, हमने कहा कि थर्ड स्टेज में हमारा एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई किया लिविंग वर्ल्ड। इसके पहले एक छोटी क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। 13.8 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग थ्योरी हुई। बिग बैंग थ्योरी के बाद में 4.5 बिलियन ईयर्स अर्थ बनी और उसके बाद हमारे पास ओशंस बने अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो, ओशन की फॉर्मेशन, और इन्हीं ओशंस में लाइफ फॉर्म स्टार्टेड टेकिंग शेप। 3.8 बिलियन ईयर्स लाइफ इवॉल्व होना स्टार्ट हुई फ्रॉम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे दे स्टार्टेड डूइंग फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करती है। अब इस फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड वो कंज्यूम करते थे और वो ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करते थे। दिस इज द फोटोसिंथेसिस, वी ऑल हैव लर्नड दिस इन द लोअर क्लासेस। So they were consuming carbon dioxide and giving out or releasing oxygen. इसकी वजह से क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक टाइम तो ऐसा आया कि इतनी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो गई कि उस इवेंट को कहा जाता है ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, जो हुआ था 2.4 बिलियन ईयर्स अगो। And in this whole manner, the atmosphere of Earth was transformed from the primordial helium hydrogen to today's oxygen nitrogen atmosphere. Okay, अब आगे बढ़ते हैं, हम ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट को एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या है। अब ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट रफली 2.4 to 2.1 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। इस पीरियड में बेसिकली बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो गई थी एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन एक काफी मेजर गैस बन गई थी। साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व्ड ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस and over hundreds of millions of years they produce oxygen faster than the geological processes could absorb it. तो यहाँ क्या हो रहा था, ऑक्सीजन प्रोड्यूस बहुत ज्यादा हो रही थी, कंज्यूम बहुत कम हो रही, इसीलिए उसका स्टॉक एटमॉस्फेयर में ज्यादा बढ़ गया, राइट, एंड इट बिगैन बिल्डिंग अप इन द एटमॉस्फेयर. This was the phase where the great oxygenation happened, right? Now great oxygenation event तो हुआ था, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या था? सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस था कि उस टाइम पे जो भी लाइफ थी अर्थ के ऊपर उसका एक्सटिंक्शन हुआ. Why? Because एक्सेस क्वांटिटी में ऑक्सीजन टॉक्सिक बन गई थी, राइट? तो उसकी वजह से सबसे पहले हुआ एक्सटिंक्शन. अब एक सिंपल चीज और हुई, आज हम जहां से आयरन ओर को निकालते हैं, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट जो ओर है आयरन के, वो हमको मिलते हैं बैंडेड आयरन फॉर्मेशन. बैंडेड आयरन फॉर्मेशन. अब ये बैंडेड आयरन फॉर्मेशन क्या है? ये सबसे पहले तो प्री कैम्ब्रियन की फॉर्मेशन है, रॉक है एक टाइप का,
प्री कैम्ब्रियन में ये बना था जिस टाइम पे ग्रेट ऑक्सीजनेशन हो रहा था। अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन बढ़ने के कारण जो भी आयरन था लिथोस्फीयर में वो ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीडेट होने लगा, रस्ट होने लगा और स्ट्रीम्स उसको लेकर प्रेसिपिटेट कर दे रही थी एंड इन दिस मैनर इट गॉट प्रेसिपिटेटेड केमिकली। So it is a sedimentary chemically precipitated rock जिसको हम कहते हैं बैंडेड आयरन फॉर्मेशन। अब इसके नाम में बैंडेड है क्योंकि इसमें आपको इस प्रकार के बैंड्स देखने को मिलेंगे। ये अल्टरनेट बैंड्स है, एक बैंड में आपको हेमाटाइट मैग्नेटाइट मिलेगा, दूसरे बैंड में आपको जैस्पर चर्ट या फिर शेल मिलेगा जो कि आयरन लेस मतलब आयरन पुअर और सिलिका रिच मिनरल्स हैं। अब ये जो आपका मैग्नेटाइट और हेमाटाइट आपको मिल रहा है, दिस इज योर आयरन और ये हमको मिलता है बैंडेड आयरन फॉर्मेशन। So banded iron formation is one of the important consequence of the great oxygenation event. Another चीज क्या थी, ऑक्सीजन ने अमोनिया को ब्रेक कर दिया, राइट? अब उसकी वजह से टेम्परेचर कम हो गया क्योंकि आपका जो अमोनिया है इट इज वन ऑफ द वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। तो अगर ग्रीन हाउस गैस आपने हटा दी तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से ग्लेशिएशन आएगा और टेम्परेचर और ज्यादा कम हो। अनदर इवेंट वाज ओजोन की फॉर्मेशन हुई। ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था ये ओजोन की फॉर्मेशन के लिए यूज कर लिया अर्थ ने एंड फाइनली द कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ स्टार्टेड टू इवॉल्व बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस ऑक्सीजन। जो प्राइमोर्डियल लाइफ थी वो एक्सटिंक्ट हो गई लेकिन कॉम्प्लेक्स लाइफ यहाँ पे इवॉल्व होना स्टार्ट हो गई। तो दीज वर दी ऑक्सीजनेशन ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के कुछ कॉन्सिक्वेंस। तो मास एक्सटिंक्शन हुआ था, इसको ऑक्सीजन होलोकास्ट भी कहा जाता है या ऑक्सीजन कैटास्ट्रोफ भी कहा जाता है। देन रस्टिंग ऑफ आयरन which led to the formation of banded iron formations जो हम आज माइन करके जिसमें से आयरन निकालते हैं। देन हुरोनियन ग्लेशिएशन हुआ क्योंकि आपका मीथेन आपने कंप्लीटली हटा दिया एटमॉस्फेयर से, जो एक ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन ब्रेक कर देता है मीथेन को। देन लेयर ऑफ ओजोन व्हाट फॉर्म्ड जो हमको एक शील्ड की तरह काम करती है एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस एंड फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स लाइफ। Aerobic respiration, which uses oxygen, is far more energy efficient than anaerobic metabolism and eventually enabling the evolution of complex multicellular life on the earth. So these were the consequences of the great oxygenation event. अब मॉडर्न एटमॉस्फेयर धीरे धीरे शेप लेना स्टार्ट करता है। तो ऑक्सीजन लेवल दो मेजर पल्सेस में इंक्रीज हुए थे, एक तो अभी जो ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट देखा वो, और उसके बाद कैम्ब्रियन पीरियड में आपका एक एक्सप्लोजन होता है जहां पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, राइट? लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन स्टेबलाइज हो जाती है 21% के ऊपर। अब आप बोलोगे ये 29 क्या एक कोई मैजिकल नंबर है कि 21%? तो क्या ये 21% एक कोई मैजिकल नंबर है? तो नहीं, 21 कोई ऐसा मैजिकल नहीं है, लेकिन बैलेंस इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। अगर इसके नीचे ऑक्सीजन का लेवल चला जाता है तो ऑक्सीजन कैन नॉट सपोर्ट एनी टाइप ऑफ कंबशन। 15% से अगर नीचे चला जाता है और 25% के ऊपर अगर चला जाता है तो वहां पे हम देख सकते हैं कि वाइल्ड फायर्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन वाइल्ड फायर जब होगा तो क्या होगा कि जो बड़ा हुआ ऑक्सीजन है उसको वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में कंज्यूम कर लेगा एंड अगेन इट विल ब्रिंग बैक द ऑक्सीजन लेवल टू 21%, राइट? इक्विलिब्रियम के पास उसको लाके रखेगा। अब ऑक्सीजन फ्लक्चुएट्स कंसिडरेबली। ये जो ऑक्सीजन आज 21 है, हो सकता है आगे आने के टाइम पे वो कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि जियोलॉजिकल हिस्ट्री में वो ऊपर नीचे हुई है, राइट? So this is whole thing about the oxygen percentage, which is 21% today and is maintained roughly for this particular time.
अब ऑक्सीजन की अगर हम बात समझते हैं, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन आपको एक तो स्प्लिटिंग से मिलता है कि वाटर वेपर जो है उसके मॉलिक्यूल स्प्लिट होके आपको ऑक्सीजन मिलेगा। दूसरा चीज है आपको फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन ये तो हुआ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन का साइड। ऑक्सीजन कंजम्पशन कहाँ का होती है? एक तो रेस्पिरेशन में होती है, जब भी कोई चीज रॉट होती है, सड़ती है, डीके या डिग्रेड होती है, उसमें भी आपकी ऑक्सीजन यूज हो जाती है। वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, ऑक्सीडेशन में आपका ऑक्सीजन यूज हो जाता है। आपका वोल्केनो इसको यूज कर लेता है, राइट। के बाद में volcanic gases, they react with oxygen and it gets used up. And fires, wildfires also use the oxygen for combustion. तो यहाँ आपकी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है, राइट। अब अर्थ की हिस्ट्री में हमको ऐसे भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं फ्रॉम द फॉसिल जहाँ पे हमको चारकोल मिलता नहीं। चारकोल इज अ एविडेंस कि वहाँ पे ऑक्सीजन रहा होगा और कुछ तो कंबशन हुआ होगा। लेकिन एब्सेंस ऑफ चारकोल हमको ये बताता है कि थ्रेशहोल्ड से ऑक्सीजन कम रहा होगा, जिसकी वजह से वो कंबशन में हेल्प नहीं कर रहा था। तो वी डू हैव द एविडेंसेस जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम थे। वी डू हैव द एविडेंसेस जहाँ पे हमको कोल बेड्स मिलते हैं, बहुत सारा कोल मिलता है, तो हम बता सकते हैं भाई यहाँ पे बहुत अच्छा खासा हमको ऑक्सीजन अवेलेबल हुआ होगा, राइट। तो थ्रू आउट द हिस्ट्री कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये जो 21% है ये एक टाइम पे स्टेबल, तो ये काफी टाइम तक स्टेबल ही रहेगा। कुछ चेंजेस अगर होते हैं तो ये थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा, ज्यादा भी फ्लक्चुएट हो सकता है। So this is about the oxygen and its equilibrium. Now coming back to our discussion on composition of atmosphere. अब आज के कंपोजिशन की बात हो रही है यहाँ पे, मॉडर्न कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस दैट एनवेलप्स अर्थ। अर्थ के इर्द गिर्द एक ब्लैंकेट है डिफरेंट गैसेस। अब टोटल 99% of the total mass of the atmosphere is confined within 32 kilometers. 32 किलोमीटर्स के नीचे आपको 99% मास मिलता है, राइट। मतलब काफी डेंस है यहाँ पे, ऊपर गैसेस रेरिफाइड हो जाती है, इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा उसका मास अवेलेबल है नहीं। अब एयर की अगर हम बात करें, इट इज कलरलेस, ओडरलेस एंड फेल्ट ओनली व्हेन ब्लोज एज विंड। अब प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस जो है इट चेंजेस इन द हायर लेयर्स। एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हम देखते हैं तो हमको प्रोपोर्शन गैसेस का चेंज होते हुए दिखता है। डिफरेंट लेयर्स में हमको डिफरेंट प्रोपोर्शन मिलता है। नाउ ऑक्सीजन इट बिकम्स नेग्लिजिबल अबाउट 120 किलोमीटर्स ऑफ हाइट। 120 किलोमीटर के ऊपर आप चले जाते हो तो ऑक्सीजन आपको नेग्लिजिबल मिलेगा, उसके नीचे ऑक्सीजन इज अवेलेबल, बियॉन्ड दैट ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। Then carbon dioxide and water vapor found only up to 90 kilometers from the Earth's surface. So 90 kilometers तक आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा और वाटर वेपर भी मिलेगा। इसके बियॉन्ड आपको ऑक्सीजन यहां तक ही मिलेगा, उसके ऊपर आपको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, राइट। तो आपका हाइट के हिसाब से, ऑल्टीट्यूड के हिसाब से कंपोजिशन ऑफ गैसेस चेंज होते जाता है, राइट। नाउ कौन सी चीजें हैं जो कंपोज करती है हमारा एटमॉस्फेयर? तो उसमें आती है डिफरेंट गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। तो देयर आर फ्यू परमानेंट गैसेस। इट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड हाइड्रोजन। नाउ दीज गैसेस ये बहुत छोटी क्वांटिटी, हमको बस याद रखना है कि आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है। मतलब पहले आएगा नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन आर्गन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन से भी कम है। इनको परमानेंट गैसेस कहा जाता है। ये परमानेंट आपको मिलती है आपके एटमॉस्फेयर में, लेकिन जैसे आप ऑल्टीट्यूड चेंज होगा इनका परसेंटेज आपको चेंज होते हुए दिखेगा।
Now we'll start our discussion with कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड मेट्रोलॉजिकली एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है. अर्थ का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 15 to 16 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर. अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो वो -18 डिग्रीज तक चले जा सकता था. तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा क्या काम करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली एक ग्रीन हाउस गैस है. तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है. इट हेल्प्स इन वार्मिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर. लोअर एटमॉस्फेयर की वार्मिंग में हेल्प करता है. नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन. जो इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है उसको तो वो कुछ नहीं करती, उसको अब्सॉर्ब नहीं करती, कुछ नहीं करती. लेकिन जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो उसको एब्सॉर्ब करती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म करती है, वार्म करती है. The volume of other gases is constant, but carbon dioxide, its volume is rising because of burning of fossil fuel in the Anthropocene age. After the industrial revolution, देखा गया है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ रहा है धीरे धीरे, जिसकी वजह से अर्थ ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है. राइट. तो वी हैव सीन जो एनवायरमेंटल डिस्कशंस हो रहे हैं वहां पे बोल रहे हैं कि अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्रीज तक बढ़ सकता है. अब 2 डिग्रीज तक बढ़ेगा तो आप सोच सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा. राइट. एक यहाँ पे चीज मेंशन करी थी, शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन. जब भी बॉडी बहुत ज्यादा हॉट होती है वो जिस तरीके से अपनी एनर्जी को रेडिएट करती है वो हमेशा शॉर्ट वेव रेडिएशन. तो हॉटर द बॉडी शॉर्टर द वेवलेंथ. राइट. और कूलर द बॉडी, जैसे अर्थ कंपेयर टू सन अगर हम कंपेयर करते हैं तो अर्थ कूल है, तो कूलर बॉडीज हमेशा लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस देंगी और हॉटर बॉडीज हमेशा शॉर्ट वेव रेडिएशंस. ये चीज आपने याद रखनी है. इसीलिए सन शॉर्ट वेव रेडिएशंस एंड अर्थ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. ये इंफ्रारेड होती है, ये आपकी radiations from the sun, and here are the radiations from the earth. So it is infrared and this is visible spectrum में है और ultraviolet. Clear? And this is your greenhouse gas effect कि sun की जो rays आ रही है वो तो transparent है, उसको वो absorb नहीं कर रही है, लेकिन sun की energy absorb करके earth heat होती है और फिर energy को radiate करती है after it gets saturated. अब उसको आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है और टेम्परेचर को बढ़ाती है. तो सोचिए अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास होगा तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा. अब ये बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर रिलीजिंग द ग्रीन हाउस गैसेस. तो कार्बन डाइऑक्साइड अकेला कल्प्रिट नहीं है, बहुत सारे कल्प्रिट है. जैसे कि आपका CFCs एंड हैलो अल्केन्स जो आपकी ACs में आते हैं, रेफ्रिजरेटर में होते हैं, एरोजोल्स होते हैं. उसके बाद मीथेन फ्रॉम कैटल एंड फर्टिलाइजर it is released. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कोल, फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ द वेजिटेशन, ये सारी चीजें से आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाता है. एंड नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ द व्हीकल. इन सारी चीजों से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ता है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. तो as we discussed earlier, current global temperature करीबन 15 डिग्रीज के आसपास है. अगर कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना ये अच्छा है, इट इज गुड, बट एक लिमिट तक. अगर हमने मतलब नेचुरली इट इज गुड, बट अगर हम मैनमेड तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर ग्रीन हाउस गैसेस को पंप करते हैं एटमॉस्फेयर में तो फिर ये हमारे लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है. अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होता, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं होता नेचुरली, तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस तक होता. तो इट नेचुरली adds 33 degrees of the warmth to the whole atmosphere and thus help in sustaining life on this planet. But amplifying it by pumping extra greenhouse gases, हम सिर्फ इस साइकिल को डिसरप्ट कर रहे हैं जो अर्थ ने मिलियंस ऑफ ईयर्स से मेंटेन करके रखी है, बैलेंस करके.
This is about the whole effect of the greenhouse gases. The another gas which we need to discuss under the composition is ozone, a very important gas. Ozone acts as a shield. It protects us from the harmful ultraviolet rays coming from the sun. It is found between 10 to 50 kilometers. It filters and absorbs UVB radiation, which is from 280 to 315 nanometers. It is formed through the photodissociation of oxygen by the high energy UV radiation. तो चैपमैन साइकिल भी बोलते हैं, जहां पे यूवी रेडिएशंस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं और उससे आपको फिर ओजोन मिलती है, राइट? अब अराउंड 2 बिलियन ईयर्स अगो जो हमने ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट की बात की, उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल थी एंड दिस एनेबल्ड द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर. तो ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस था. इट अलाउड लाइफ टू शिफ्ट फ्रॉम ओशंस टू लैंड, बिकॉज यूवीबी जो थी वो लाइफ फॉर्म्स के लिए काफी हार्मफुल है. तो उसके पहले तो लाइफ वाज अंडर द सी इन द वाटर, लेकिन शील्ड बनने के बाद इट हेल्प्ड इन फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर लाइफ फ्रॉम ओशन टू लैंड. अब ये जो ओजोन है, ओजोन को हम एक यूनिट से गिनते हैं. अगर आपने पढ़ा होगा, यू हैड फॉलोड करंट अफेयर्स, तो एक चीज आपने मेंशन होते हुए देखी होगी, विच इज ओजोन होल. तो ओजोन होल बेसिकली ओजोन लेयर के बीच में थिनिंग ऑफ द ओजोन हो जाती है, उसको हम कहते हैं ओजोन होल. ये ओजोन डिप्लीशन जिस यूनिट में गिना जाता है उसको कहते हैं डॉप्सन यूनिट. अगर ज्यादा है तो हम समझेंगे, डॉप्सन यूनिट अगर ज्यादा है तो हम समझेंगे काफी अच्छी थिकनेस है ओजोन की, और वही अगर डॉप्सन यूनिट कम है तो हम समझेंगे कि ओजोन की थिनिंग हो चुकी, और इसी थिनिंग को हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन, जिसके लिए वर्ल्ड कम्युनिटी ने एक प्रोटोकॉल भी लाया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. नाउ this is a NASA's satellite image taken with Nimbus 7 TOMS instrument. It shows Antarctic ozone hole growing over a decade. और इसकी एक खासियत बात है कि ये जो ओजोन होल डेवलप होता है ना, ये पोल्स पे ज्यादा प्रोमिनेंटली डेवलप होता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जहाँ पे 500 प्लस है या रेड येलो रेड है, सो इट इज गुड. लेकिन अगर वो नीचे जा रहा है 100 ब्लूइश ग्रीनिश ब्लूइश शेड्स की तरफ, तो इट इज अ ओजोन होल. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक आते आते ओजोन कितना ज्यादा डिप्लीट हुआ है, थिनिंग हुई है ओजोन की, राइट? ओजोन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर. फिर आती है वाटर वेपर. इसको वेरिएबल गैस भी कहते हैं क्योंकि ये चेंज होते रहती है. इक्वेटर पे थोड़ी अलग है, पोल्स पे जाएंगे तो थोड़ा अलग है, तो उसी की वजह से इसको वेरिएबल बोलते हैं. Now, variable gas because atmospheric water vapor decreases from equator to the pole. ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर में आपको अच्छा खासा वाटर वेपर मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप पोल्स की तरफ जाएंगे वो कम होते जाएंगे. अब नीचे से ऊपर जाएंगे, ऑल्टीट्यूड वाइज भी अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो तो एक ऑल्टीट्यूड तक ही आपको वाटर वेपर मिलता है, उसके ऊपर आपको वाटर वेपर नहीं मिलेगा, ठीक है? एंड इट डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड टेम्परेचर, कंडेंसेशन एंड इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस सोर्स, evaporation. वार्म एयर एट द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स, हाई टेम्परेचर होता है उसका, और उसकी वजह से हाई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी. रीजन क्या है कि हमको इक्वेटर पे ज्यादा वाटर वेपर मिलता है? इक्वेटर के ऊपर वार्म ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, इंसोलेशन, इनकमिंग रेडिएशंस बहुत ज्यादा होता है. उसकी वजह से क्या होता है कि एयर भी गर्म हो जाती है, एंड वार्म एयर हैज मोर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे हमको ज्यादा वाटर वेपर मिलती है, ठीक है? A warmer air holds more water vapor, and that's why we find 4% of air by weight, by volume, we find the water vapor in the equatorial regions. It is
अगर आप कोल्ड एंड डेजर्ट रीजन में जाते हैं तो ड्राई है वहां पे आपको इतनी ज्यादा वाटर वेपर नहीं मिलेगी, इट इज लेस देन 1%. ओके, वाटर वेपर एब्जॉर्ब शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन बोथ. कार्बन डाइऑक्साइड शॉर्ट वेव को नहीं ले रही थी, वो सिर्फ लॉन्ग वेव को ले रही थी, आउटगोइंग रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही थी. लेकिन वाटर वेपर दोनों को एब्जॉर्ब करती है एंड इट इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस. सो वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाटर वेपर की ये है कि इट प्रमोट्स इंस्टेबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर. इनस्टेबिलिटी मतलब बारिश वारिश ये सारी जो चीजें होती है ना, प्रेसिपिटेशन हो गया, स्नो हो गया, बारिश आ गई, तो इस चीज को कहते हैं इंस्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर. एंड इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी व्हेन ट्रैप्ड इन द लेयर्स अंडर इन्वर्जन कंडीशंस सप्रेसिंग द वर्टिकल मिक्सिंग. तो स्टेबिलिटी को भी प्रमोट करता है और इंस्टेबिलिटी को भी प्रमोट करता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट एस्पेक्ट. Now another composition, part of the composition of Earth's atmosphere is dust particles. These dust particles are sourced from sea salt, fine soil, smoke, soot, ash, pollen, dust and the particles of the meteors. ठीक है, तो इन सारी चीजों से आपको डस्ट अवेलेबल हो जाती है. अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि इट एक्ट्स एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई. तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बेसिकली एक सीड होता है जिसके इर्द गिर्द क्लाउड की फॉर्मेशन होती है. अगर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं रहेगा तो क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं होगी. इसीलिए ये डस्ट पार्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स. नाउ दे आर फाउंड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. लोअर लेयर में ही मिलते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर आपको ये मिलेंगे नहीं. मैक्सिमम इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन. जैसे वाटर वेपर देखी थी हमने, इक्वेटोरियल में ज्यादा है, टुवर्ड्स द पोल कम हो जाती है. ये आपको सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में मिलेंगे बिकॉज ऑफ द ड्राई विंड्स इन कंपैरिजन टू द इक्वेटोरियल एंड द पोलर रीजन. राइट, तो इसका वेरिएबिलिटी आपको इस प्रकार से देखने को मिलती है. ये वेरिएबिलिटी आपने ध्यान रखनी है. Coming to the very important and next topic, which is the structure of the atmosphere. I hope यहाँ तक आपको समझ में आया है कि एटमॉस्फेयर इवॉल्व कैसे हुआ, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या थी, कौन सी गैसेस थी, वो हमारे लिए कैसी इंपॉर्टेंट है, क्या उसका सिग्निफिकेंस. अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर को जब हम देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर दो तरीके से बनाया है, दो बेसिस पे बनाया है. One is your pressure and another is your temperature. प्रेशर टेम्परेचर के बेसिस पे हम हमारे एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं. तो जैसे ही डेंसिटी डिक्रीज, अगर जैसे ही आप ऊपर जाते हो ऑल्टीट्यूड वाइज, जैसे ही आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ता है डेंसिटी डिक्रीज होती है और आपका प्रेशर भी डिक्रीज होता है एज यू गो अवे फ्रॉम द सरफेस अप. एल्टीट्यूड जैसे जैसे आपकी बढ़ती है. और टेम्परेचर के बेसिस पे हमारे पास, हमने इसको 5 लेयर्स में, 5 स्फीयर्स में हमने हमारे एटमॉस्फेयर को कैटेगराइज किया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर, सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. ये आपका कनेक्ट करता है आउटर स्पेस को. दिस इज 10,000, अराउंड 10,000 तक एक्सटेंड करता है. इसके बियॉन्ड आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाता है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहां तक आपका ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद ये ट्रोपोपॉज है. यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशंस कांस्टेंट रहती है. देन दिस इज योर स्ट्रेटोस्फियर, यहाँ तक आपकी स्ट्रेटोस्फियर है. अगेन अ स्ट्रेटोपॉज. जहां जहां पॉज है वहां पे कंडीशन कांस्टेंट रहती है फॉर फ्यू किलोमीटर. Then you have mesosphere and mesopause and then you have thermosphere और उसके ऊपर आपके पास है exosphere and then outer space. अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है ट्रोपोस्फियर में जैसे ही आप एल्टीट्यूड क्लाइम करते हो. So with increasing altitude the temperature decreases. Then in the stratosphere
इट इंक्रीजेज एज यू गो मोर अप। जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर बीइंग प्रेजेंट इन हियर। तो ओजोन क्या करती है? अब्सॉर्ब कर रही है यूवी रेडिएशन। उस एब्सॉर्प्शन की वजह से इस लेयर का टेम्परेचर बढ़ता है। अगेन आप ऊपर जाओगे इन मेसोस्फीयर, तो विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड द टेम्परेचर इज अगेन डिक्रीज एंड फाइनली द टेम्परेचर अगेन, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। सो ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, स्ट्रेटोस्फियर में इंक्रीज होता है, मेसोस्फियर में डिक्रीज होता है और थर्मोस्फियर में इंक्रीज होता है। इस प्रकार से टेम्परेचर के वेरिएशंस आते हैं जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है। अब बात करते हैं सबसे पहले ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर का लिटरल मतलब है अ लेयर वेयर चेंजेस अकर। इस लेयर में आपके सारे क्लाइमेटिक फिनोमिना जो है वो यहाँ पे अकर होते हैं, ठीक है। इट इज द लोअर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर, अबाउट 8 किलोमीटर एट पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर्स एट इक्वेटर, और इसके एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर्स के आसपास। तो इक्वेटर पे ये ज्यादा हाइटेड है और पोल्स पे इसकी हाइट कम है। अब इसके पीछे क्या रीजन है? थिकनेस। Why the thickness is greater at the equator? Because of the strong convective current transport heat and moisture to great height. अगर हमने ये चीज हमको पता है कि दिस इज आवर इक्वेटर एंड इक्वेटर पे इस प्रकार से कन्वेक्टिव करंट्स काम करते हैं। हेडली सेल काम करता है यहाँ पे। इसकी वजह से आपका जो मॉइस्चर है, वाटर वेपर है, हीट है, काफी हाइट तक उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। उसकी वजह से ट्रोपोस्फियर का जो हाइट है यहाँ पे अराउंड 18 किलोमीटर तक चले जाता है एंड इट इज ऑल्सो वेरी थिक इन दिस पर्टिकुलर रीजन। नाउ इट कंटेन्स डस्ट एंड वाटर वेपर, ऑल वेदर फिनोमिना टेक प्लेस इन दिस। इंपॉर्टेंट फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, क्योंकि हमने बोला था कि 32% ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो आपका 58 पूरा 99% आपका जो एटमॉस्फेयर है वो 32 किलोमीटर्स के अंदर ही आ जाता है। सो दिस लेयर बिकम्स वेरी क्रूशियल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। नाउ द टेम्परेचर डिक्रीजेस एट नॉर्मल लैप्स रेट। लैप्स रेट का सिंपल मीनिंग है कि जैसे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाते हैं, ऑल्टीट्यूड क्लाइम करते हैं, टेम्परेचर नीचे आता है, तो इसको हम कहेंगे लैप्स रेट। तो ये नॉर्मल लैप्स रेट है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। ये क्या है? तो 1 डिग्री फॉर एवरी 165 मीटर कम होगा। मतलब 165 मीटर्स आपने ऑल्टीट्यूड क्लाइम किया तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। Now the temperature at tropopause is constant. At equator it is about minus 80 degrees Celsius and at poles it is minus 45 degrees Celsius. अब आते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। अब आफ्टर द ट्रोपोपॉज वहां से लेकर के आपका 50 किलोमीटर्स तक आएगा स्ट्रेटोस्फीयर। इट एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर्स। This layer holds 19% of the atmosphere's gases, but very little water vapor. अब यहाँ पे वाटर वेपर कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर प्रेजेंट है, इट एब्जॉर्ब्स यूवी लाइट एंड कॉजेज द सुपर हीटिंग। The stratosphere's warming with height structure creates a stable lid that kills vertical movement and anvil clouds are visible proof of where this lid sits. अब क्या होता है? कन्वेक्टिव करंट से इक्वेटर पे अगर हम बात करें, कन्वेक्टिव करंट से ट्रोपोस्फियर में आपका वाटर वेपर और हीट को ऊपर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर आती है आपकी स्ट्रेटोस्फियर। तो ये जो स्ट्रेटोस्फियर है इसमें टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये वहीं पे सिंपली बैठ जाती है एज अ लिड, ताकि ये नीचे का जो इंस्टेबिलिटी है या जो मूवमेंट है ये ऊपर नहीं आ सकती। अब ये हमको पता कैसे चलती है? ये आप जब क्लाउड देखते हो, क्लाउड की वर्टिकल हाइट बहुत ज्यादा होती है, राइट, लेकिन
वर्टिकल हाइट में भी आप देखोगे कि उसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है वो फ्लैट होता है, इट इज फ्लैट। अगर वो ऊपर की लेयर तक चला गया तो आपको ऐसे तरह से मिलेगा, दिस इज फ्लैट। अब ये बहुत वर्टिकली काफी बड़ा होगा, नीचे भी रहेगा, राइट। अगर क्लाउड हिट करता है ट्रोपोस्फियर तक तो पता चलता है कि ऊपर की उसकी जो लेयर है वो फ्लैट हो जाती है एंड विल बिकम्स फ्लैट, एंड दैट इज अ प्रूफ कि आपकी जो ट्रोपोस्फियर है इट एक्ट्स एज अ लिड ऑन दी स्ट्रेटोस्फियर एक्ट्स एज ए लिड ऑन दी ट्रोपोस्फियर, ठीक है। तो ये वर्टिकल मूवमेंट को रोकता है एंड एरोप्लेन्स फ्लाई इन दिस रीजन। जो आपके एरोप्लेन्स है वो सारे इस रीजन में फ्लाई करते हैं, जस्ट बिलो दी ओजोन लेयर। नाउ मेसोस्फीयर की बात करते हैं। बियॉन्ड दी 50 किलोमीटर्स आगे आपको मिलती है मेसोस्फीयर। नाउ दिस एक्सटेंड्स टिल 85 किलोमीटर, 50 से लेकर 85, अबाउट 85 किलोमीटर्स तक आपको मेसोस्फीयर मिलता है। Gases that comprise this layer continue to become denser as one descends. नीचे डेंसर है, जैसे ऊपर जाओगे रेरिफाइड होते जाएगी, because all the air above is pushing down due to gravity. The lower you go, the more weight of the air is pressing down you, compressing the gas molecule closer together. तो नीचे वाला जो पोर्शन है इस लेयर का इट इज डेंस कंपेयर टू दी अपर लेयर, और ये सारे एटमॉस्फेयर में भी वैसे ही है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे डेंसिटी बढ़ेगी, जैसे ऊपर जाओगे डेंसिटी कम हो जाएगी। Now temperatures start decreasing with increased altitude and it reaches a minus 100 degree Celsius. Upper limit of mesosphere is known as mesopause. और इस लेयर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको एब्सेंस मिलता है ग्रीन हाउस गैसेस का या फिर ओजोन का। यहाँ पे ना ओजोन मिलती है ना ग्रीन हाउस गैसेस। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड आपको यहाँ पे मिलते हैं, इनको कहा जाता है मेसोस्फेरिक क्लाउड। दीज आर बेसिकली ब्लूइश सिल्वर लाइनिंग क्लाउड्स जो आपको नाइट स्काई में देखने को मिलते हैं, और ये आपको सिर्फ मेसोस्फीयर में देखने को मिलते हैं। दे आर मेसोस्फेरिक क्लाउड, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द मेटेओरिक डस्ट एंड सम वाटर वेपर। After that comes the another important layer, that is thermosphere. Now it lies between 85 to 600 kilometers above the earth and it is the part of the upper atmosphere. ये upper atmosphere का part है। अब यहाँ पे air is extremely thin, बहुत ही few molecules मिलते हैं आपको, जो gases है बहुत उसके कम molecules मिलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं rarefied gases। यहाँ पे आपको मिलेगी thin gases, but they are high energy radiations from the sun get absorbed. तो मॉलिक्यूल जो होता है वो अब्सॉर्ब कर लेता है हाई एनर्जी रेडिएशन मॉलिक्यूल्स, लेकिन थिन है, एटमॉस्फेयर काफी थिन है यहाँ पे। बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स गेन वेरी हाई एनर्जी। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि दे एब्जॉर्ब दिस एनर्जी और वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जी उनको मिल जाती है। So the temperature increases with height and can reach up to around 2000 degree Celsius. लेकिन ये थिन होने की वजह से आपको उतना फील नहीं होता कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है लेकिन वो आपको फील नहीं होगा बिकॉज द डेंसिटी of the gas is very thin, rarefied gases. Now even though the temperature is very high, it would feel cold to us, but why? Because temperature is equals to energy per molecule, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत कम है इसीलिए टोटल अवेलेबल हीट भी बहुत कम हो जाती है, इसीलिए हमको ये इतना ज्यादा हीट फील नहीं होगा, हमको यहाँ पे कोल्ड फील होगा। द लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये यहाँ पे ऑर्बिट करते हैं थर्मोस्फीयर में ड्यू टू एक्सट्रीमली लो एयर रेजिस्टेंस। अगर सैटेलाइट पे ड्रैग बहुत ज्यादा होगा तो वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे रेरिफाइड गैसेस है तो ड्रैग कम होगा और एयर रेजिस्टेंस कम होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे सैटेलाइट्स लो अर्थ सैटेलाइट्स मिलते हैं विच अलाउज स्टेबल हाई स्पीड मोशन while maintaining proximity to earth for communication and observation.
नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेयर है विच इज आयोनोस्फीयर. इट इज द पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर. थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है. इट इज लोकेटेड विद इन thermosphere and extends from 60 to 300 kilometers above the Earth's surface. Now it is divided into 3 regions or layers जिसको हम कहते हैं F, E and D layer. इनके नाम है. During the daytime, the F layer splits into 2 layers and then recombines. तो ये F1 और F2 में स्प्लिट हो जाती है. F2 को एपल्टन भी कहते हैं, एपल्टन लेयर. दिन में F2 स्प्लिट होती है 2 लेयर्स में और रात में वो कंबाइन हो जाती है. All the 3 layers are more dense during the day. Why? Because they get ions. Ions available रहते हैं सन की वजह से. That's why दिन में काफी डेंस रहती है. And at night they decrease in density with the D layer essentially disappearing. D layer completely गायब हो जाती है रात में, सिर्फ दिन में रहती है. Now sun's very high energy X-rays and UV radiation hit the gas molecules and it knocks off the electrons from their parent atom, leaving lots of ions. And that's why we call this layer as ionosphere. तो ये थर्मोस्फीयर के अंदर आपको एक लेयर मिलेगा जिसको बोलते हैं ionosphere. Now when these particles are excited, they collide and create auroras. यहाँ पे एक और चीज मिलेगी, लाइट्स, नॉर्दर्न लाइट्स एंड सदर्न लाइट्स. ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड बोरियालिस यहाँ पे देखने को मिलेगा. अब ये जो आयनोस्फीयर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द रेडियो कम्युनिकेशन, क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करती है. दिस ई लेयर वाज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. सबसे पहले ई लेयर डिस्कवर हुई थी और इन 1901 Marconi transmitted a signal between Europe and North America and showed that it had bounce of electrically conducting layer at about 100 kilometer altitude. और तब पता चला कि ऐसा कोई लेयर है जो हमको रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगा. अब उसके बाद 1927 में एडवर्ड एपल्टन नेम दैट लेयर एज अ इलेक्ट्रिकल लेयर, ई लेयर ऐसे नाम दिया उन्होंने. उसका दूसरा नाम केनेली हेविसाइड लेयर भी उसको बोला जाता है. एंड एडिशनल कंडक्टिंग लेयर्स वर डिस्कवर्ड लेटर एंड दे वर नेम्ड अल्फाबेटिकली एज डी एंड एफ. तो डी नाइट टाइम में डिसअपियर हो जाती है, दिन में सारी लेयर्स काफी डेंस रहती है. और एफ के 2 लेयर्स हैं, F1 एंड F2. F1 is weak, F2 is stronger and F2 is also known as Appleton layer. You can see here radio waves getting transmitted. अब ये जो D है ना, ये रिफ्लेक्ट नहीं करती है, ये सीधा एब्जॉर्ब करती है. ये रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन ऊपर वाली जो दोनों लेयर्स है F एंड E वो रिफ्लेक्ट करती है. कमिंग टू एक्सोस्फीयर, ये सबसे लास्ट पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर का. इसके बाद आपका सिर्फ आउटर स्पेस है. Exosphere is the outermost part of the Earth's atmosphere where most of the satellites orbit. Exosphere denotes the end of our atmosphere and the beginning of the outer sphere. So there is not a definitive top altitude where the exosphere ends, right? It's kind of like the air molecules are leaking out of the Earth's atmosphere, and at the bottom of the exosphere is a transition layer called as the thermopause. So troposphere, tropopause, stratosphere, stratopause, mesosphere, mesopause, उसके बाद thermosphere, thermopause और बाहर exosphere. और thermosphere में एक important layer that is your ionosphere. Stratosphere में एक important layer that is your ozone layer. So this is the entire structure of your atmosphere. So we have covered today the evolution, composition and structure of our atmosphere. Now let's see few questions which have appeared on this topic in the previous years in UPSC CSE exam. The thickness of the atmosphere is maximum over the equator, and reason for this is high insolation, strong convection currents occur over the equator. So both
statements are individually correct and R is the correct explanation of A. थोड़ी देर पहले ही हमने इसको पढ़ा, जहां पे हम पढ़ रहे थे कि जो हमारा ट्रोपोस्फियर है उसकी लेंथ, उसकी हाइट जो है वो इक्वेटर पे क्यों ज्यादा है. Okay, this is the first statement is correct. The amount of moisture in the atmosphere is related to latitude. Correct. The capacity to hold moisture in the form of water vapor is related to temperature. हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है विंड का, एयर का अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. So that means कि this statement is correct. So both A and B are individually true and R is the correct explanation of A. करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमको एटमॉस्फेयर का. तो पहले आती है ट्रोपोस्फियर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आती है मेसोस्फियर, फिर आती है थर्मोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर. अब देखते हैं थर्मोस्फियर, आयोनोस्फियर. ओके, थर्मोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड आयोनोस्फियर, which is the part of the thermosphere, right? So this is the correct sequence of the layers of atmosphere. Next question is, Earth's magnetic field has reversed every few 100,000 years. ये हमने पढ़ा नहीं तो हमको पता नहीं, right? अब next statement देखते हैं. When the Earth was created more than 400 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. Right? तो ये इन्होंने हमको स्टेटमेंट दिया. हमने इसको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये जो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में थी, तो ये इस टाइम पे तो नहीं थी. इट वॉज अराउंड 2000 मिलियन ईयर्स अगो, राइट? एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी. हमने अभी जो पढ़ा तो एकदम प्राइमोर्डियल जो हमारा एटमॉस्फेयर था, जहाँ पे हीलियम हाइड्रोजन था, तो वही दो थे, उनके साथ फिर बाकी कोई नहीं था. So this statement is incorrect. Now when statement 2 is incorrect, when living organisms originated, they modified the early atmosphere of the earth. Yes, they did it. They did modify it. हमने इसको पढ़ा अभी. So answer is 1 and 3 only. Moving ahead, a layer in the Earth's atmosphere called ionosphere facilitates radio communication. And why? Presence of ozone causes the reflection of radio waves to Earth. Okay. अब ओजोन पहली बात तो आयनोस्फीयर में है नहीं, ठीक है? So this is a incorrect statement. Radio waves has very long wavelength. This has to do nothing with its radio communication. It gets reflect and that's why that is getting communicated. So neither one nor two. Radio communication via ionosphere is possible due to reflection of the radio waves by ionized particles, not ozone or wavelength. Okay. So option D is the answer. Moving ahead, normally the temperature decreases with increase in height from the Earth's surface because atmosphere can be heated upwards only from the Earth's surface. जो हमारा लैप्स रेट है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब वो नीचे से ही ऊपर हीट हो रहा है रेडिएशन से, ठीक है? उसके बाद में देयर इज मोर मॉइस्चर इन दी अपर एटमॉस्फेयर. वी हैव स्टडीड इसका उल्टा कि अपर एटमॉस्फेयर जैसे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा मॉइस्चर कम होगा. Moisture will decrease from the surface to the higher altitude and from equator towards the pole. So this statement is incorrect. Air is less dense in the upper atmosphere. Yes, air is rarefied in the upper atmosphere. This is a correct statement. हमारा आंसर होता है 1 and 3 only. The next question is, consider the following statements. Statement 1 कहता है कि amount of dust particles in the atmosphere is more in the subtropical and temperate areas. The statement is taken as it is from the NCERTs and it is correct. अब इन्होंने इसका explanation statement जो है वो क्या दिया है
स्टेटमेंट 2 कहता है कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव वेरी लेस ड्राई विंड। तो अगर ड्राई विंड्स कम है तो मोर कैसे होगा, और मोर वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। दैट इज योर आंसर सी। ये लेस नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राई विंड हमको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, without the atmosphere temperature would be below freezing everywhere, below the freezing point everywhere on the earth's surface. The heat absorbed and trapped by the atmosphere maintains our planet's average temperature. Atmosphere's gases like carbon dioxide are particularly good at absorbing and trapping the heat. All the three statements are correct. हमने देखा कि अगर आपका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं होता तो टेम्परेचर कितना होता, -18 डिग्री सेल्सियस तक होता। The heat absorbed and trapped by the atmosphere maintains our planet's average temperature which is around 15 डिग्री सेल्सियस। और हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, इसके साथ साथ ही मीथेन भी है, वाटर वेपर भी है। तो ग्रीन हाउस गैसेस हेल्प करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस। द आंसर इज ऑप्शन सी। Consider the following statements. Atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by the terrestrial radiation. तो इनका कहना है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है जो सन से आ रही है उससे हमारा एटमॉस्फेयर हीट होता है, राइट। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है जो प्रोमिनेंटली ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखने के लिए, तो वो ट्रांसपेरेंट है टू दिस इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड इट इज ओपेक टू द आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। So this statement become incorrect because outgoing terrestrial radiation is the primary cause of heating of the atmosphere. Carbon dioxide and other greenhouse gas in the atmosphere are good absorbers of the long wave radiation, terrestrial radiation की बात कर रहे हैं, which is a correct statement. Answer is statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. With reference to water vapor, consider the following statement which are correct. It is a gas, amount of which decreases with altitude. So water vapor is a gas, variable gas है, और जैसे आप altitude ascend करते हो वैसे वैसे उसका percentage कम होता है, right? And its percentage is maximum at the poles. No, it is minimum at the poles. It is maximum at the equator. So the statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Answer is 1 only. Consider the following statements. Thickness of troposphere at the equator is much greater as compared to the poles. Correct statement. At equator, heat is transported to great heights by strong convectional current. This is also correct. So answer is 1. Both statement 1 and 2 are correct and 2 explains statement 1. Now this is a repeat question. अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखा था 2023 का क्वेश्चन. With reference to Earth's atmosphere, which of the following statement is correct? Total amount of insolation received at equator is roughly about 10 times received at the poles. Second statement is infrared rays constitute roughly 2/3 of the insolation. Infrared waves are largely absorbed by the water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. And infrared waves are part of the visible spectrum of the electromagnetic waves of the solar radiation. So this statement is correct, this is incorrect, this is incorrect and this is incorrect. This two we haven't studied yet. इसको आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, लेकिन इस लेक्चर से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं and this we have studied. So this is the correct answer to this question.
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। और यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है इवोल्यूशन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे हैं और हमने कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोर्सेज के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। For any doubt regarding geography. Thank you so much.